हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारे प्लानिंग यानी विच इज चैप्टर 4 का पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के नाम से इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स के वीडियो जो है अवेलेबल है इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4। देखो, अब तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, प्लानिंग के लिमिटेशन क्या है। लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्लान्स के बारे में। तो प्लान जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टैंडिंग प्लान पे फोकस करेगा। आज हम सिर्फ स्टैंडिंग प्लान के बारे में करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग सिंगल प्लान के बारे में बात करेंगे, सिंगल यूज प्लान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये आज का पार्ट, आज का वीडियो। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लान। तो सबसे पहला टाइप, दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग प्लान और एक होता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान। देखो, इसका नाम तो समझ में आ ही गया होगा, सिंगल यूज, एक बार यूज करने वाला प्लान। तो इसका अपोजिट ही होगा स्टैंडिंग प्लान, यानी जो लॉन्ग टर्म चलता है। इसको आप सिंगल यूज बोलते हो, तो इसको स्टैंडिंग को आप रिपीटेडली यूज्ड प्लान भी बोल सकते हो, यानी ऐसे प्लान जो आपने एक बार बना लिया और वो बार बार यूज होंगे। रिपीटेडली यूज्ड प्लान। ठीक है, तो हमें स्टैंडिंग प्लान या फिर रिपीटेडली यूज्ड प्लान के बारे में आज पढ़ना है। क्या है? द नेम सजेस्ट दैट दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड वंस एंड रिपीटेडली यूज्ड। जैसा कि लिखा ही हुआ है, नाम में लिखा हुआ ना, यूज करो बार बार, है ना, एक बार बनाओ बार बार यूज करो। दीज प्लान कंटिन्यूअसली गाइड द मैनेजर, यानी एक बार बन गए ना, उसके बाद ये मैनेजर की हमेशा हेल्प करेंगे। दैट इज वाई इट इज सेड दैट अ स्टैंडिंग प्लान इज अ स्टैंडिंग गाइड ऑफ रिकरिंग प्रॉब्लम्स। यानी जो स्टैंडिंग प्लान होता है, जो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है मार्केट की या बिजनेस की जो रिकरिंग होती है, जो बार बार आ रही होती है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये एक गाइड की तरह काम करता है। क्योंकि ये तो हमेशा काम आएंगे ना, तो ये एक गाइड की तरह काम करता है। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते कहां पर? टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव्स। देखो, जब हमने ये बुक स्टार्ट ही की थी, स्टार्ट के अंदर ही हमने सबसे पहली चीज ये पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य, गोल। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज द एंड्स ऑफ फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच द ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वो एंड है जिसके लिए सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं, जो भी उनका प्रॉपर गोल है मार्केट में। They may be designed as the desired future position that the management would like to reach. प्लान हम किसी लिए करते हैं? प्रेजेंट से फ्यूचर तक एक पॉइंट है, वहां तक पहुंचने का। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है? वही फ्यूचर का पॉइंट है जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहती है। द फर्स्ट एंड foremost स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमने प्लानिंग प्रोसेस के अंदर भी पहला स्टेप क्या पढ़ा था? एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब तक कोई गोल नहीं होगा, प्लानिंग काम नहीं करेगी। जैसे इंक्रीजिंग सेल्स बाई 10%, इन्वेस्टमेंट पे 20% का रिटर्न लाना, आपके लिए 12th में अच्छा स्कोर करना। ठीक है, ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, और एक बार ये जो ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, ये चेंज नहीं होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव सेट ही रहेगा, ये तो सेट रहता है हर एक बार के लिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर एंड अचीवेबल। अब आप कह दो मेरे को 12th में 150% चाहिए, पॉसिबल है क्या? मेरे को 150 नंबर, मेरे को 150% चाहिए, पॉसिबल है? नहीं है ना। पहली चीज, मेरे को ऐसे चाहिए, मेरे को 69.3785 ऐसे चाहिए, ये परसेंट चाहिए। क्लियर है? नहीं। आपके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, और नंबरों में एक्सप्रेस्ड हो जाए, और टाइम बाउंडेड होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स की 4 क्वालिटीज क्या? कि ये क्लियर होने चाहिए, अचीवेबल, ऐसे होने चाहिए जो आप अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बना दिया ऑब्जेक्टिव, नहीं, कि यार
मेरा सपना है 1 महीने के अंदर मैं, अभी मैं क्लास 9th में हूँ, लेकिन 1 महीने के अंदर मैं चाँद पे जाकर के बुक पढ़ूँगा। अचीवेबल रखो ना। जो भी आपका है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, उसे आप नंबरों में बता सको, और उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा। अगर टाइम पीरियड नहीं दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं। अबे यार कभी तो कर ही लेंगे, नहीं कभी नहीं, टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी वैसे क्या होती है, देखो स्ट्रेटेजी क्या होती है कि एक हमने बात की कि यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हमें पहुंचना है, तो यहाँ तक कैसे पहुंचना है उसके अलग अलग रास्ते होते हैं, है ना। स्ट्रेटेजी इसी की बात करती है कि कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, कि लॉन्ग रन में कैसे वहां तक पहुंचा जाए। स्ट्रेटेजीज इसी को तो कहते हैं। स्ट्रेटेजीज रेफर टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। यानी कंपनी को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कैसे करना है, क्या काम करना है, वो उसकी स्ट्रेटेजी होगी। इट इज अ कंप्रिहेंसिव प्लान विच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। भाई ये जो हमारे पास 4 स्टेप है, इनमें से हम कौन से स्टेप को सेलेक्ट कर रहे हैं। एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, यानी अब अगर मैंने ये कोर्स ऑफ एक्शन लिया है यहाँ तक पहुंचने की, तो इसमें मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। इट इज अ प्लान प्रिपेयर्ड टू काउंटर एक्ट द प्रोबेबल मूव्स ऑफ द अपोनेंट। यानी अगर मैंने ये रास्ता लिया और मेरे जो अपोनेंट है, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है, उन्होंने कुछ किया, तो उससे मैं कैसे बचा सकता हूँ अपने आप को। उन्होंने कोई मूव किया तो मैं उसमें कैसे बचा सकता हूँ। इनिशियली इट वॉज यूज विद द रेफरेंस ऑफ वॉर। वो चेस खेलते थे ना, देखा होगा। तो रेफरेंस ऑफ वॉर, वॉर के हिसाब से, वॉर में होता था ना स्ट्रेटेजी बनाते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे जो शोज आते हैं, जैसे महाभारत वगैरह आते हैं, तो उसमें बताते हैं ना कि या रामायण वगैरह जो आपने देखी हो, कि आज दक्षिणी द्वार पर ये लोग रहेंगे, आज उत्तरी द्वार पर ये लोग रहेंगे, आज पश्चिमी द्वार पर ये लोग रहेंगे, यानी ईस्टर्न गेट वेस्टर्न गेट। आज फ्रंट पर ये लोग जाएंगे, आज मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाओ, आज मेघनाथ को भेजना है। ये क्या है? स्ट्रेटेजी है कि मुझे जीतनी है ये वॉर। इस वॉर को जीतने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रेटेजी। तो रेफरेंस ऑफ वॉर। A strategy is generally made to fight the changing business environment, especially competition। कि मार्केट में कंपटीशन है, उस कंपटीशन से बच करके हम अपना नाम कैसे बनाए। जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्या क्या तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वहां पर थोड़ा और कंप्रिहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे। तो स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गई। स्ट्रेटेजी क्या है कि इस गोल तक पहुंचने के लिए मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, मैं उनमें से कौन से वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूं, उसके लिए रिसोर्सेस एलोकेट करूं, और ये जो मैंने पाथ चूज किया है ये मेरे को कॉम्पिटिटर से कैसे बचा सकता है। यही होती है स्ट्रेटेजी। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलिसी की। पॉलिसी क्या होती है? देखो ये सुना होगा, सर हमारे कंपनी की पॉलिसी है कि हम आपको 30 डेज में रिफंड कर देंगे। सर हमारे अमेजोन से आपको 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, हमारी 10 डेज रिटर्न पॉलिसी है, यानी आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप 10 डेज में रिटर्न कर सकते हैं। सुने हैं ये वर्ड? पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी एक जनरल गाइडलाइंस होती है। ये क्या होती है? एक जनरल गाइडलाइंस। पॉलिसीज रेफर्स टू द जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आप कंपनी ने एक 30 दिन रिफंड पॉलिसी बना दिया, मैंने कहा अमेजोन की आपने 10 डेज रिटर्न, तो ऐसा थोड़ी ना कि ये सिर्फ दिल्ली में काम करेगी। नहीं, आप अगर उड़ीसा में भी प्रोडक्ट खरीदते हो, अमेज़न से मंगवाते हो, अगर उस पे 10 डेज़ रिटर्न पॉलिसी है, तो दिल्ली में भी काम करेगी, वो उड़ीसा में भी काम करेगी। ये यूनिफ़ॉर्मिटी है, ये हर जगह काम करेगी। अमेज़न की पॉलिसी है वो, तो अमेज़न क्या है? यूनिफ़ॉर्म है, वो हर जगह यूनिफ़ॉर्म। ठीक है? सर हमारे कंपनी की पॉलिसी है, हम सिर्फ कैश में बात करते हैं, हम सिर्फ कैश में डील करते हैं, हम क्रेडिट में बात ही नहीं करते। तो जब आप कैश की बात कर रहे हो, तो ये आप हर जगह रखोगे कि हम सिर्फ कैश लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है? इस तरीके से। हम चेक एक्सेप्ट नहीं करते। अब कहोगे ऐसी पॉलिसी कौन बनाता है? तो जितने भी आपके ये कहते हैं स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो वो गन्ने के रस वाले हो गए, आपके समोसे वाले हो गए, इनको कभी चेक दिया है कि आज मैं 10 रुपए का जूस पी रहा हूँ, 10 रुपए के जूस के लिए मेरी चेक ले लो, है ना।
वो कैश बेसिस पे ही तो काम करते हैं, उनकी पॉलिसी है कि हम लोग सिर्फ कैश बेसिस पे काम करेंगे। ये बात अलग है, वो कैश बेसिस आजकल हम लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, क्यूआर के थ्रू भी कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो ये क्या होता है, ये यूनिफॉर्मिटी लगाता है। और इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है पॉलिसी, उसके लिए पूरी जगह पर क्या करो, जितनी भी जगह आपको बिजनेस है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाता है, ये जनरल गाइडलाइंस होती है। दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजर को ये बात पता होती है कि अच्छा मेरी कंपनी इन चीजों को फॉलो करती है, तो उसे एक डायरेक्शन मिल जाता है। पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होती है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी वो उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल। जैसे यहाँ पर दे रखा है, सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली, या फिर रिजर्विंग सम पोस्ट फॉर विमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी पोस्ट रखना जहां पर सिर्फ औरतें काम करेंगी, महिलाएं काम करेंगी और कोई काम नहीं करेगा। तो ये क्या पॉलिसी है, क्लियर। प्रोसीजर, देखो मैंने ये तो कहा कि आप 10 डेज पॉलिसी है हमारी, 10 डेज रिटर्न पॉलिसी है, लेकिन जो ये 10 डेज रिटर्न पॉलिसी है इसका मतलब क्या है, लेकिन ये 10 डेज रिटर्न पॉलिसी आपकी तभी काम करेगी जब आप इनके प्रोसीजर पे काम करोगे। जैसे जिस इंसान ने आपको डिलीवरी दी है, अगर आप उसी को कहते हो कि रिटर्न ले जाओ, वो कभी नहीं लेकर के जाता, वो क्या कहेगा कि ये प्रोडक्ट आप रखो, आप कंप्लेंट डालो, एक दूसरा आदमी आएगा वो यहाँ से पिकअप करेगा। तो हमारी पॉलिसी हम 10 डेज रिटर्न करते हैं, लेकिन वो रिटर्न एक प्रोसीजर के थ्रू होगा, मेरा काम सिर्फ डिलीवरी देने का है, मैं सिर्फ डिलीवरी दूंगा, उसके बाद आप कंप्लेन करोगे, कंप्लेन वहां जाएगी, वहां से एक इंसान आएगा और वो आपका सामान लेके जाएगा। जब वो सामान लेके जाएगा तो विद इन 5 to 7 डेज आपका पैसा जो है रिफंड हो जाएगा, दैट इज अ प्रोसीजर। प्रोसीजर आर दोज प्लान विच डिटरमाइन द सिक्वेंशियल स्टेप, सिक्वेंशियल स्टेप हुआ ना कि पहले आप रिटर्न की रिक्वेस्ट डालो, फिर आदमी आएगा, फिर वो लेके जाएगा, सिक्वेंशियल स्टेप। टू कैरी आउट सम वर्क एक्टिवली, दे इंडिकेट विच वर्क इज टू बी डन इन विच सीक्वेंस और व्हाट वे। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि हम पहले स्कूल जाएंगे, स्कूल के बाद वहां से फिर हम लोगों को ट्यूशन भी लेनी होती है, ट्यूशन के बाद हम लोग यूट्यूब भी लेंगे, यूट्यूब के बाद हमें अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो काम तो हमारे पास इतने सारे हैं, लेकिन अब मेरा प्रोसीजर क्या है कि सुबह का टाइम मैं स्कूल जाऊंगा, शाम में मैं ट्यूशन जाऊंगा, सेल्फ स्टडी पे मैं फिर वर्क करूंगा, और लास्ट में जब मेरे को रिवीजन करनी होगी तब मैं यूट्यूब की हेल्प लूंगा। तो ये क्या है, प्रोसीजर। ठीक है, दे हेल्प इन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, प्रोसीजर्स आर गाइड्स टू एक्शन, यानी जो प्रोसीजर होता है ये इसी की हेल्प से आप एक्शन लेते हो। जैसे एम्प्लॉयज का सिलेक्शन कैसे होता है, एक कंपनी में एम्प्लॉयज का सिलेक्शन कैसे होता है, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। क्या कि पहले वो एडवर्टीजमेंट डालेंगे, एडवर्टीजमेंट के बाद वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट, पहले वो ऐड डालेंगे, ऐड के बाद वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, एप्लीकेशन के बाद वो फिल्टर करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, पसंद आएगा तो आगे का प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीजें क्या है जो हम आपको पढ़ाएंगे ना, कहते हैं हमारा स्टाफिंग वाला चैप्टर, तो उसके अंदर इसको मैं बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। देन आता है रूल। रूल क्या है, प्रोसेस तो हमने बता दिया कि ओके ये प्रोसेस, अब रूल क्या है, सर कोई वियर एंड टीयर नहीं होना चाहिए। अब कंडीशन आ गई, हम रिटर्न कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, पैसा 5 से 7 दिन में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर कपड़ा फटा वटा नहीं होना चाहिए, वो जैसा है वहां पर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट। रूल्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्शन, कोई जो आप काम कर रहे हो उसके लिए गाइडलाइंस होती है, रूल्स। कंपनी में होता है ना 7 बजे 7:45 आपको एंट्री करनी है, तो दिस इज अ रूल, दिस इज नॉट अ प्रोसीजर, दिस इज नॉट अ पॉलिसी। 7:45 पॉलिसी क्या है कि अगर आप 3 दिन लेट हो जाते हो, 7:45 से लेट हो जाते हो, तो पॉलिसी ये है कि आपकी हाफ डे की सैलरी कटेगी, दिस इज आर पॉलिसी। उसका प्रोसीजर अलग है कि वो रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, वो सारी चीजें अलग है। तो पॉलिसी क्या है, 7:45 आपको, रूल क्या है, 7:45 आपको अंडर आना है। पॉलिसी क्या है, अगर आप नहीं आए तो आपको हाफ डे की सैलरी कटेगी, अगर आप 3 दिन लगातार लेट हो जाते हो तो। दीज आर व्हाट, रूल। ये पॉलिसी है, ये रूल है। इट इज a specific statement that tell what is to be done and what is not to be done in a specific situation, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दे विल हेल्प इन इंडिकेटिंग विच पॉइंट आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल परफॉर्मिंग अ टास्क। कंपनी के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि आप जब किसी भी कॉल सेंटर से कॉल आता है, आपको कोई भी जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, जो भी आपका एग्जीक्यूटिव होते हैं,
वो अपनी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान रखते हैं, यस सर, यस मैम, कि वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, आप कितनी भी बदतमीजी से बात करो वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में आजकल है ना कि आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, यू कैन नॉट हिट अ चाइल्ड। तो आपको ये बात है ध्यान रखने की, पढ़ाते वक्त आपको कितना भी गुस्सा है आप हाथ नहीं उठा सकते, बिकॉज दिस इज अ रूल। रूल्स आर रिजिड विच इंश्योर्स डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई 20 मिनट का ही लंच होगा, 20 मिनट के बाद आप बाहर नहीं रह सकते, दैट इज योर लंच टाइम, आफ्टर दैट यू हैव टू बी इन योर क्लासरूम। आप स्कूल में कहते हैं फोन नहीं लेके आ सकते, आप स्कूल के अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप 18 साल से कम हो तो 18 साल से कम में आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप 18 प्लस पे ही ड्राइविंग कर सकते हो। दीज आर रूल्स, दीज आर नॉट प्रोसीजर्स, दीज आर रूल्स, दीज आर नॉट पॉलिसीज, दीज आर रूल्स। लाइक नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रीमाइसेस, वायलेशन ऑफ दिस रूल में इनवाइट पेनल्टी। तो रूल्स क्या होते हैं ये आपको ये बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देन द लास्ट वन इज मेथड। मेथड क्या होता है, अब इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि प्रोसीजर और मेथड में फर्क क्या है। प्रोसीजर सीक्वेंशियल स्टेप है, मेथड थोड़ा एक अलग चीज हो जाती है, पढ़ाता हूँ पहले फिर आपको समझाता हूँ। मेथड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड वे, ये क्या है, स्टैंडर्ड वेज है, और मैनर इन विच अ पर्टिकुलर टास्क हैज टू बी परफॉर्म। ये सिक्वेंशियल है, किसी भी काम को करने के लिए क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए, और ये है कि किस तरीके से वो काम होना चाहिए। There may be many ways or methods of completing a task without, but that method must be selected by work which work can be done early at the minimum possible cost। यानी प्रोसीजर क्या है, एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा कम कॉस्ट किस में लगेगी, सबसे कम कॉस्ट किस में लगेगी, हमें इस बात पे ध्यान रखना है। Methods are flexible. Example, various methods of training are adopted by an organization to train its employee, like apprenticeship training, vestibule training, कई सारी चीजें, लेकिन उनमें से सबसे कम पैसा कहाँ से लगेगा, तो मेथड में हम बोल सकते हैं कॉस्ट की बात हो रही है, मेथड इज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारे, ये जो 6 के 6 हैं, ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे स्टैंडिंग प्लान, ये 6 के 6 हमारे स्टैंडिंग प्लान थे। अगले वीडियो में हम लोग सिंगल यूज प्लान के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। आपको लगता है कि मुझे वीडियोस में क्या चीज़ नई ऐड करनी चाहिए या क्या कुछ नया ऐड करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। बाकी टिल देन बी सेफ, मिलता है अगली वीडियो में। बी सेफ, कीप लर्निंग, स्कोर गुड, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।